सीमा रहनी आलू सफारी। यहाँ ध्यान दे, अभी पढ़ाएंगे हिस्ट्री। तुम लोग का क्या पढ़ाएंगे, तो तुम लोग को हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ा खत्म कर दिए। ऐसे बोलो तो हिस्ट्री सब पूरा सिलेबस से खत्म है, लेकिन जो न्यू बैच के लिए बता रहे हैं, हिस्ट्री में चैप्टर 1 खत्म कर दिए। उसका आज क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब देखेंगे, ठीक है ना। तो आज अभी तुरंत खत्म कर देंगे। और जो वीडियो नहीं देखा है, मात्र लगभग 2 वीडियो है, ऐसे सेकंड वीडियो भी देख लेगा, पार्ट 2 देख लेगा। तो पार्ट 2 में शुरू से लेके अंत तक पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो है, देख लेना, ठीक है। दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखना तो अच्छा समझ आएगा। तो जो नहीं देखा है देख लेना जाके, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म है, लेकिन ये न्यू पढ़ा रहे हैं तो न्यू में मिलेगा क्लास 9, क्लास 10, फिर लिखा होगा क्लास 10 का न्यू बैच ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है ना। उस पर जाके देखो, सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। A to Z मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब सब्जेक्ट खत्म है, मॉडल से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, VBI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दूरमरिया, पचमरिया सब मिल जाएगा, जाके देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले तुम लोग जो अगर कोई 11-12 का है तो वो सब्सक्राइब कर लेगा जयदेव स्टडी सेंटर को, ठीक है ना। और GK GS मस्ती पर शाम में लाइव आते हैं, तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। तो फटाफट देखते हैं, फटाफट सब देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। और ये कौन बुक है पता है, तो ये हाई स्कूल, ये इसको भारतीय भवन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो भारतीय भवन से करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भारतीय भवन में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी रहता है, क्वेश्चन भी ठीक रहता है, उसी से करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसके करवैले भी हैं, 2 वीडियो डाला हुआ है, लेकिन फिर क्लास में करवाना है तो आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। पूरा करवा देंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सब। यहाँ ध्यान है, फटाफट सब निकाल बताते जाना है, ठीक है। पढ़ा दिए थे ना, चलो बताते जाओ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो बताए थे कि नेपोलियन ने जर्मनी में जर्मन लाइन संघ, क्या बताए थे, जर्मन लाइन संघ, सब ध्यान दे रहा है, हाँ। तो बताए थे नेपोलियन ने जर्मनी में जर्मन लाइन संघ की स्थापना किया, जर्मन लाइन संघ की स्थापना किया था, बताए थे ना। और इटली में किसका किया था, इटली में बताए थे 2, तो कितना, ट्रांसपेडेंट संघ और सिसेल पाइन संघ। ये और बी में जो दिया गया है, ट्रांसपेडेंट संघ और सिसेल पाइन संघ, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, इटली में। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, बताए थे ना। और नेपोलियन ने नेपोलियन कोड का भी आविष्कार किया था 1804 ईस्वी में, नेपोलियन कोड का नियम लागू किया था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या है, तुम लोग बुक निकाल लेना, ठीक है ना। हाई स्कूल प्राथमिक है, ठीक है ना, इतिहास है, या इसको बोलते हैं भारतीय भवन। तो हंगरी की भाषा क्या है, बताया मैग्यार, क्या बताए थे, हंगरी की भाषा मैग्यार, हंगरी की भाषा मैग्यार बताए थे ना। हंगरी का राजधानी बताए थे बुडापेस्ट, क्या बताए थे, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, क्या बताए थे, बुड्ढा नहीं बोलना है, बुडापेस्ट, क्या बताए थे, बुडापेस्ट। फिर बताए थे क्वेश्चन नंबर 3, देखो सब फटाफट खत्म कर देते हैं, बहुत कम टाइम में, तुम लोग को पढ़ा दिए, जाके देख लेना, ठीक है ना। सब पढ़े ले, दो बार हो रहा है, ठीक है ना। जोरवे लाइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो याद रखना, जोरवे लाइन जो है, जोरवे लाइन क्या है, तो व्यापारियों का समूह है, क्या है, डार्क क्वेश्चन आएगा कि जोरवे लाइन क्या है, तो जोरवे लाइन जो व्यापारियों का एक समूह है, जो व्यापारियों का एक समूह है, जिसका स्थापना किया कहाँ हुआ था, परसा में हुआ। कहाँ पर हुआ था, परसा में हुआ। परसा कहाँ था, तो जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य, परसा क्या है, जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है ना। और परसा की सहायता से बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण करता है, पढ़ाए थे ना आगे तुम लोग को, तो हो जाएगा परसा, क्या हो जाएगा, परसा हो जाएगा। अगला क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, पढ़ेवे की हम, यंग यूरोप पढ़ेवे की, यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, तो यंग इटली का स्थापना भी मेजनी 1831 ईस्वी में, यंग यूरोप का स्थापना मेजनी 1834 ईस्वी में, और एक फ्रेंडली इटली बताए थे, याद कर 1851 ईस्वी बताए थे, मेजनी ही किया था, तो इसका जाएगा मेजनी, क्या हो जाएगा, मेजनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है, ठीक है ना, तुर्की का पराजय हुआ। कैसा पराजय हुआ, तुर्की का पराजय हुआ। और फिर वहाँ पर हुआ एक संधि, जब कोई पराजित होता है तो संधि करवाता है, क्या कहलाता है, संधि। तो कौन संधि के तहत हुआ, तो उसको याद रखना है, एड्रियानोपोल की संधि, क्या पढ़ाए थे, एड्रियानोपोल की संधि। तो पूछेगा एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ, 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि के तहत क्या हुआ था, तो यूनान के स्वतंत्र हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि में किसकी पराजय हुआ था, तुर्की का पराजय हुआ था, ठीक है ना, 1829 ईस्वी में, याद रखना। और तुर्की को कहते थे क्या, यूरोप का मरीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पहले यहाँ ध्यान नहीं, जो पढ़ाई इस पर ध्यान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सब ध्यान से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, ये तो हो गया। 6 नंबर, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, बता, मेजनी पढ़ेवे कि 1851 में। पूछेगा यंग इटली 1831 में मेजनी, यंग यूरोप 1834 में मेजनी, फ्रेंडली इटली 1851 ईस्वी में मेजनी। सब बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो, समझा, इन्हें खाली सुनते जाना, सुहा मानेंगे चटाक से ना घुलट जाएगी, ठीक है ना। तुम लोग को भी बोल रहे हैं, और तुम लोग को भी बार बार हम इतना डिस्कशन कार्य कर रहे हैं कि जितना पॉइंट हो सब तुम लोग को याद हो जाए यहीं पर, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि
किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था कब? 1871 ईस्वी में। और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। पढ़ाए थे। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। और 1871 में जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, इसी के तहत क्या हुआ? इसी के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसने बिस्मार्क ने करवाया। कौन करवाया था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो बार बार बताते थे कि राजा के शासन को समाप्त किया था और बोला राजा जो बनेगा अब उस संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। तो इसका खो क्या हो जाएगा? खो नंबर हो जाएगा। इससे पहले भी हुआ था एक क्रांति, हुआ था 1789 की क्रांति, याद है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। उसका नारा क्या था? उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। रे पगली, जहाँ जब पढ़ देंगे मिर्गी उर्गी सब आ जाएगा गद्दी के, कि पढ़ा रहा है तो आराम से बैठ गई। अभी जहाँ एक एक करके सुनना स्टार्ट किए ना तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी। अगर घर से बैठ ले लिए, सब बैठल है पागल जैसे गद्दी कही। जहाँ सुनना स्टार्ट किया देख एक एक करके तो कोई ना सुनाएगी। यहाँ लग रहा है फालतू खाली आ जाए, चल जाओ पहले किताब उताब लेके, सब पागले जोर भी डिस्कशन कार्य कर रहे हैं कि तुम लोग को याद हो, बार बार बोल रहे हैं कि याद हो याद हो। अगला क्वेश्चन देख, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पढ़ाए थे कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क करने के लिए 3 युद्ध लड़ा। कितना युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़ा। उसमें दूसरा युद्ध था सेडोवा का युद्ध। क्या था? सेडोवा का युद्ध था। और सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था, और पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया का पराजय, ऑस्ट्रिया क्या हुआ? पराजय हुआ। कौन युद्ध में? सेडोवा के युद्ध में। लेकिन बोलेगा सेडान के युद्ध, क्या बोलेगा? सेडान का युद्ध बोलेगा तो बोलना 1870 में हुआ था, पर्सा एवं फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रांस के पराजय हुआ था। और सेडान के युद्ध के फलस्वरूप ही जर्मनी के एकीकरण हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? सेडान ने बोलना, चटांग मारेंगे गोलट जाएगी। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण? तुम सुनती है? अभी तो बताए थे, सुनती कुछ नहीं, मतलब ऐसे खाली देखती हो जो टीवा हाँ टीका माल नहीं बोल देना है। आज जो एक्स्ट्रा बता रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। छड़ी रहा तो पहले दिमाग में काम कर रहा है। जब बोलेंगे कि जब यहाँ जो डिस्कशन कर रहा है उस पर ध्यान दे। अभी 2-3 बार पहले बता चुके हैं, तब भी बकबक कर रही है। जहाँ 2-3 थप्पड़ लगा दांत मुँह सब टूट जाएगा। क्या बोल रहे हैं? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो बताया था सेडान। क्या बताएं? और यहाँ सेडान को लिख दिया सीडान। क्या लिख दिया? तो सेडान, सेडोवा नहीं बोलना है, सेडान के युद्ध, क्योंकि सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था और उसमें ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। लेकिन सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस का पराजय हुआ था। ठीक है ना? तो सेडान का युद्ध होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर घो राइट होगा। पगली जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना, नहीं समझ बोल रहे बार तो जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दे, जरा विद्वान बनने की कोशिश कर, समझ आएगा ही ना। जितना बोलते उतना काना खोल के घुसेले से काना में और निकालना दूसरा काना ही ना है। जितना बोलते किताब पलट रहा है, जो पहले देखे ऊपर ना किताब तो बहुत इतना दे देंगे, बहुत विद्वान बन जाएगी। जितना पढ़ा अपना पढ़ चुपचाप, अपना होशियार बनने में कोशिश मत कर। क्या है अगला? अर्नेस्ट रेनन। क्या है? अर्नेस्ट रेनन की व्याख्या के तो बताए थे। अर्नेस्ट रेनन किसका व्याख्या किया था? तो अर्नेस्ट रेनन व्याख्या किया था राष्ट्रवाद के। पढ़ाए थे। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद का व्याख्या किया नई तरीका से। क्या बताया था? नई तरीका से। तो अच्छा होगा राष्ट्रवाद। क्या होगा? अगला है फ्रेडरिक लिस्ट। क्या है? फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन थे। तो फ्रेडरिक लिस्ट बोल रहा है कि जर्मन थे। तो फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन के क्या थे? तो ये देशभक्त थे। क्या थे? देशभक्त थे। ठीक है। तो फ्रेडरिक लिस्ट जर्मनी के थे। कहाँ थे? जर्मनी के थे। ठीक है ना? अगला होगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का। क्या था? तो मेटरनिक बारे में तुम लोग को बार बार पढ़ाए थे। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? चांसलर था। पढ़ाए थे। मेटरनिक जो था निरंकुश शासक था, यानी बदमाश शासक था, खच्चर था। ठीक है ना? कब से कब तक चला था? 1815 से लेकर 1848 ईस्वी के शासनकाल को बोलते हैं मेटरनिक। क्या बोलते हैं? ऐसे लली बोल रहा है, इसको सुन नहीं दे रहा है। पूछेंगे मेटरनिक युग किसे कहते हैं? तो पूछेगा नाना बोल देना, कहना उसी मेटरनिक युग कहते हैं। बताए थे कितना बता रहे हैं? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। ध्यान से सुना, चटाक से मारेंगे तो कोनो युग के में नहीं बचेगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है? किससे यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है? बताए थे यूनान को। किसे बताए थे? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। अब बताए थे यूनान का जो थी मतलब स्वतंत्र हुआ था वह एड्रियानोपोल की संधि जो 1829 ईस्वी में हुआ था, जिसमें तुर्की का पराजय हुआ। बताए थे। ये सब सुनते जाना है कि याद हो। हम बार बार इतना चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि तुम लोग को सब पॉइंट पे याद हो जाए। अगला है यंग इटली की स्थापना किसने की? बताइए कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो बताए थे मेजिनी ने। किसने बताया थे?
यंग इटली का स्थापना किया था मेजनी। यंग इटली बोले या यंग यूरोप बोले या फ्रेंडली इटली बोले, सबका स्थापना किया था मेजनी ने किया था। यंग इटली 1831 में, यंग यूरोप 1834 में और फ्रेंडली इटली 1851 में, ठीक है ना। अगला है लाल कुर्ती वाला का गठन किया था। तो लाल कुर्ती पढ़े कि लाल कुर्ती गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती गठन गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी बारे में और क्वेश्चन बनता है कि गैरिबाल्डी जो है थी क्या बोलता है, इटली का तलवार किसे कहा जाता था? गैरिबाल्डी पढ़ाए थे। लाल कुर्ती गठन गैरिबाल्डी। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। और फिर गैरिबाल्डी बताया था, गैरिबाल्डी बारे में बताया था, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। पढ़ाए थे ना। चलो अगला क्वेश्चन है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? बताए थे 1815 से। क्या पढ़ाए थे? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चला था, इसका शासन चला था ना। तो पतन मतलब कब उछल गया, शासन से खत्म हो गया था? 1848। तो मेटरनिक कहाँ शासन था? ऑस्ट्रिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। मारेंगे 2 चार्ट। ऑस्ट्रिया बोल। सेडोवा का युद्ध वर्ष में हुआ। सेडोवा पढ़ा रहे हैं। सेडोवा बताया 1866। क्या बताए थे? सेडोवा पूछेगा सेडोवा तो 1866, और सेडान पूछेगा तो क्या बोलना है? 1870। ये सब मूसाबाई निकल रहा है, 100 बार बता चुके हैं, तब पर मूसाबाई नहीं निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं? सेडोवा पूछा 1866, सेडान पूछेगा 1870। सेडोवा का युद्ध हुआ था पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। और सेडान का युद्ध हुआ था पर्सा एवं फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस के पराजय हुआ था। और सेडान युद्ध के फलस्वरूप ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है ना। और फिर एक लास्ट में संधि होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, जिसके फलस्वरूप जर्मनी के एकीकरण कर देता है बिस्मार्क। पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन के सम्राट कौन बना था? विलियम प्रथम। पढ़ाए थे। इसमें इटली में बना था कौन? इटली में जो बना था वो बना था विक्टर इमैनुअल। कौन बना था? विक्टर इमैनुअल। लेकिन जर्मनी के एकीकरण हुआ था तो सम्राट कौन बना था? विलियम प्रथम बना था, ठीक है ना। अगला सही गलत का चयन करना है, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार किया। तो सही बात है, फ्रांसीसी क्रांति बताए थे ना कि फ्रांस से बहुत सारा क्रांति हुआ। 1789 ईस्वी क्रांति हुआ, फिर नेपोलियन आया था तो फिर एक ठो अलग क्रांति कर दिया। फिर 1830 ईस्वी की क्रांति हुआ, 1848 ईस्वी की क्रांति हुआ। तो जब फ्रांस बार क्रांति होता था तो पूरा यूरोप में फैल जाता था। पढ़ाए थे ना। तो उससे प्रचार हुआ था ना, प्रचार हुआ था। सही है। क्या है? बोरा मेटरनिक क्या उदारवादी था? नहीं, मेटरनिक क्या था? निरंकुश। क्या था? यानी 1 नंबर बदमाश था ना। हाँ, तो निरंकुश था। ये गलत है। क्या है? गलत। उदारवादी मतलब क्या समझता है? उदारवादी मतलब अच्छा है, उदार। क्या? अगला कार्सवाद के आदेशों द्वारा उदारवाद का प्रचार किया गया। देखो कार्सवाद, पहले यहाँ ध्यान दें, पहले समझने कार्सवाद क्या है। सर्वाद देखिए गलत सही कर रही है। कार्सवाद क्या बोल रहे हैं? कार्सवाद किसका आदेश था पता है? तो कार्सवाद था मेटरनिक का आदेश। किसका था? मेटरनिक। तो मेटरनिक तो बदमाश था। तो कार्सवाद किसका आदेश था? तो मेटरनिक का था। किसका था? मेटरनिक का था। तो यहाँ बोल रहा है कार्सवाद के आदेश के द्वारा उदारवाद का प्रचार हुआ। नहीं, कार्सवाद के आदेश के द्वारा उदारवाद का प्रचार नहीं, और निरंकुश का प्रचार हुआ। किसका प्रचार हुआ? निरंकुश का प्रचार हुआ। तो गलत है। नव गुएल्फ आंदोलन बताए थे। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? जल्दी बता दे। इटली में नहीं पढ़ाए थे रे? तो यहाँ जर्मनी लिख दिया। क्या लिख दिया? सही है गलत है? गलत है, ठीक है ना। रक्त और लोक की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क। क्या होगा इसका? यहाँ लिख दिया मेजनी। क्या लिख दिया? तो रक्त एवं लोक की नीति बिस्मार्क अपनाया। किसने अपनाया था? रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया गलत। अगला देखो जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें बोल रहा है क्या कि निचवा वाला कैंसर जो है ना, ये वाला जो बोल रहा है उपयुक्त सारणी के आधार पर। उपयुक्त सारणी मतलब समझ रहा है, ऊपर जो दिया हुआ 1 2 3 4 5 को दिला है ना, तो उपयुक्त सारणी के आधार पर, इसके आधार पर इसका आंसर देना है। इसके आधार पर इसका आंसर देना है। देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी? तो देखो यहाँ लिखा है अर्नेस्ट लेनन। लिखा है तो बोलना अर्नेस्ट लेनन। ऐसे तुम लोग को कितने बार पढ़ा है, ऐसे याद होगा, नहीं याद होगा तो हो जाएगा अर्नेस्ट लेनन। कौन? वह बोला हुआ कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। अगला बोल रहा है कार्सवाद के आदेश किसने जारी किया? बताइए कि मेटरनिक। ना बताए थे? ऐसे 2 नंबर में देख लिखा है मेटरनिक। क्या लिखा है? मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रिया चांसलर है, ठीक है ना। तो पूछ नहीं रहा है, जो पूछेगा उतने बोलना है, ठीक है ना। पूछेगा पापा नाम तो पापे नाम बताना, ये ना कि दादा अपना पूरा खानदान का नाम बताने लगना, ठीक है ना। जितना पूछेगा उतना। क्या बोल रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? तो देखो इसमें तुर्की यहाँ लिखल है। और तुर्की के बारे में और बतैले कि यूरोप का मरीज है, ओटोमन साम्राज्य यहाँ पर था। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जर्मन में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी? तो जर्मन में राष्ट्रवाद, देखो यहाँ जर्मनी में राष्ट्रवाद का नारी प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। कौन था? जर्मेनिया। जर्मेनिया में क्या था? तो नारी। इस प्रकार हम लोग को भारत माता को ना होता है, बाघ पर बैठा रहता है, झंडा पीछे रहता है ना, उसी प्रकार जर्मनी में है जर्मेनिया। कौन सी है? और वहाँ पर वो जर्मेनिया जो महिला फोटो है, जिससे हम लोग का भारत माता, उसी प्रकार वहाँ का जर्मनी का जर्मेनिया है, ठीक है ना। यहाँ का जर्मेनिया क्या होगा?
अगला है कि कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई? तो देखो, कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना 1810 में किया गया था और इटली में किया गया। कहाँ किया गया? इटली। तो इसका इटली हो जाएगा। इसी का सदस्य बनता है मेजिनी 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। कौन बनता है? मेजिनी बनता है, ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ मिलान करने पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिलान। तो मिलाओ फटाफट। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? अर्नस्ट लेरन। क्या लिखा हुआ? अर्नस्ट लेरन। तो बता चुका है अर्नस्ट लेरन कौन थे? तो बताए थे फ्रांसीसी दार्शनिक। कितना बताए थे? तो एक का घो, एक का मिला रहा है तुम लोग। फिर जॉर्वे लाइन क्या था? बताया था जॉर्वे लाइन जो था ये परसा का व्यापारियों का संघ था। व्यापारियों का संघ था। व्यापारी जब रहेगा तो क्या लेता है? शुल्क। टैक्स बने लेता है। टैक्स बोलते हैं शुल्क। क्या बोलते हैं? तो शुल्क कहाँ लिखल है? देखो गो नंबर में। कहाँ लिखल है? गो नंबर। तो हो जाएगा शुल्क संघ। क्या होगा? शुल्क। फिर यंग इटली कितना पढ़ा है? यंग इटली का मेजनी। यंग इटली बोले, यंग यूरोप बोले या फ्रेंडली इटली बोले, सबका मेजनी क्या होगा? मेजनी है जानवर। यहाँ ध्यान दें। कौन सी होगा इसका? मेजनी। कहाँ है? खो नंबर। कहाँ पर है? खो नंबर। अगला बोला यूरोप का मरीज। यूरोप का, तो यूरोप का मरीज किससे? तुर्की बोलेंगे, ठीक है। तुर्की का संधि, तुर्की का पराजय कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपल के संधि के द्वारा हुआ था। फिर बोला विक्टर इमैनुअल कौन था? तो विक्टर इमैनुअल का कौन था? तो सार्डिनिया का राजा। बताए थे ना, सार्डिनिया पिडमाउंट पूरा बोलते हैं। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का सम्राट था। क्या था? सम्राट था ना रे। तो सम्राट सार्डिनिया का राजा ने 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर होगा। फिर बोला हिगेल। क्या बोल रहा है? हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? तो हिगेल समझ नहीं आ रहा था। हिगेल ऐसे हिगेल जो है 6 नंबर ही हो जाएगा कि जर्मन के दार्शनिक। क्या हो जाएगा? जर्मन के दार्शनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिगेल के बारे में तुम लोग को नहीं पढ़ा है, लेकिन याद रखना हिगेल कौन है? जर्मनी दार्शनिक। जर्मन के दार्शनिक। जर्मन के जैसे अर्नस्ट लेरन कहाँ दार्शनिक है? फ्रांसीसी दार्शनिक है। उसी प्रकार हिगेल कौन है? जर्मन के दार्शनिक। गैरिबाल्डी कौन थे? जल्दी बता दे। तो गैरिबाल्डी बताया था लास्ट में। गैरिबाल्डी बताया था कि इटली का एकीकरण कर देता है, दक्षिणी इटली का एकीकरण कर देता है, लेकिन बोलता है वहाँ हम सम्राट नहीं बनेंगे। फिर किसान के भांति जिंदगी जीने लगता है। इस प्रकार वो अपना देशभक्त का क्या देता है? देशभक्त का परिचय देता है। बताए थे ना। और कहाँ के देशभक्त? इटली के देशभक्त। यहाँ के? तो इटली का देशभक्त। और गैरिबाल्डी ही था जिसने क्या था? पेशा से नाविक था। रक्त क्या बोला था? यही गैरिबाल्डी को ही लाल कुर्ती का गठन किया था। और गैरिबाल्डी को ही इटली का तलवार कहा जाता है। पढ़ाए थे ना। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? यूनान। मिल गया सब कुछ। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहुँचने पहले पूछो पीछे, ठीक है ना। पीछे में भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कुछ, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद लघुत्तरीय पहुँचेंगे, उसके दीर्घोत्तरीय पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलो पहुँचो पीछे। पीछे सब चैप्टर का दिया हुआ है, बारी बारी सब चैप्टर का दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? लिखा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह जानना है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ठीक है ना। ये तुम लोग को नौमा वाला है, लेकिन इसमें कुछ दिया है, ठीक है ना। पुनर्जागरण मतलब पुनः जागरण हुआ था। पुनः क्या हुआ था? जागरण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था, ठीक है ना। पुनर्जागरण होगा, ठीक है ना। यानी फिर जो है सब मतलब सोचने समझने की बुद्धि बढ़ गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासन था? बताइए कि 10,000 बार तुम लोग पढ़ाए थे। बुर्बो पढ़ाए थे ना। बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश का शासन था। जो रूई 14वां था, रूई 16वां था, 18वां था, ये सब कौन थी? सब बुर्बो राजवंश का। किसका था? बुर्बो का था। पढ़ाए थे ना। और फिर जब होगा वियना सम्मेलन होगा 1815 ईस्वी में, तो फिर बुर्बो राजवंश जो है इटली पर राजतंत्र करने लगेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता को बोलते हैं नेपोलियन कोड। क्या बोलते हैं? नेपोलियन कोड। नेपोलियन के नियम कानून जिस कोड में है, जिस संहिता में, उसे बोलते हैं नेपोलियन संहिता। किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में। 1804 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो पढ़ाए थे हम तुम लोग को कि पढ़ाए थे तुम लोग को वियना में कौन था? तो ब्रिटेन हुआ था, रूस हुआ था, फ्रांस। क्योंकि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये सब मिल के लड़ा था नेपोलियन से, लड़ा था ना। और नेपोलियन को पराजय कर दिया था 1815 ईस्वी में। पराजय होकर दिया था कौन? तो वाटरलू के युद्ध में। पढ़ाए थे। तो यही तीनों सब मिल के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये चारों मिल के लड़ा था। तो यही होता है वियना सम्मेलन में शामिल होता है। जर्मनी शामिल नहीं होता। जर्मनी शामिल नहीं होता है क्योंकि जर्मनी नहीं लड़ा था, ठीक है ना। इटली भी नहीं लड़ा था। अगला, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र संघ, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा रूस। क्या जाएगा? ठीक है ना। पवित्र संघ यानी संघ के सारे से पवित्र होना चाहिए। ये बुक में नहीं दिले है, 9th का है। अगला, मेटरनिक कौन था? बार बार पढ़ाए हैं। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर पढ़ाए थे। मेटरनिक कैसा शासक था? तो निरंकुश। कैसा था? निरंकुश था। और मेटरनिक युग कब से कब तक रहा? तो 1815 से 1848 ईस्वी तक। बोलते जाना तब याद होगा। अगला, फ्रांस के किस राजा ने कहा कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? पढ़ाए थे तुम लोग को? नहीं पढ़ाए थे कि फ्रांस के एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स दशम। क्या नाम था? चार्ल्स दशम। उसने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा के शासन के भांति
मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। कौन बोला था? चार्ल्स दशम, यानी ये भी बदमाश था। क्या था? यानी निरंकुश था। क्या था? इसलिए इसके समय क्या होगा? इसके समय होगा 1830 ईस्वी के जुलाई 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति इसी के समय होता है। और ये भाग जाता है क्या फ्रांस छोड़ के भाग जाता है। कहाँ चल जाता है? इंग्लैंड। कहाँ जाता है? इंग्लैंड। पढ़ा था तुम लोग को। अगला, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पढ़ाए थे। तुर्की। किसे कहते हैं? तुर्की। तुर्की में किसका अधिकार था? तो ऑटोमन साम्राज्य। किसका शासन था? कौन बोला? किसने कहा था? 8 नंबर, किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो 1000 बार तुम लोग पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे कि फ्रांस में कुछ होता था तो अगल बगल जितना भी राज था, जितना भी देश था, सब में मतलब क्रांति होने लगता था ना। तो ये कहा था मेटरनी। कौन कहा था? मेटरनी। मेटरनी कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो निरंकुश था। क्या था? निरंकुश था। ठीक है ना। अगला बोला यूरोप का मरीज तो तुर्की। क्या? और तुर्की में किसका शासन था? तो ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य कब्जा कर लेता यूनान पर। किसका कब्जा कर लेता? यूनान पर। लेकिन यूनान जो है 1829 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाएगा। कौन संधि के तहत? एड्रियानोपल की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ठीक है ना। तो यहाँ बोला किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो स्वतंत्र हुआ। 10 मैंने पढ़ा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान। क्या होगा? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान। किसे कहा जाता है? यूनान। क्योंकि जहाँ सब सभ्यता का जन्म कहाँ से हुआ? तो यूनान से हुआ, पूरा यूरोप में फैल गया, पूरा यूरोप में। फिर बोला किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना होगी? तो देखो, एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ। कब? 1829 में हुआ था। लेकिन फिर बाद में कस्तुनतुनिया की संधि होता है 1832। कब होता है? 1832 में होता है। और कस्तुनतुनिया का पतन होता है, यूनान का स्वतंत्र होता है। क्या होता है? यानी यूनान राष्ट्र की स्थापना होता है। तो ऐसा कस्तुनतुनिया। क्या होगा? कस्तुनतुनिया। चलो 11 नंबर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। नवगुएल्फ आंदोलन बार बार पढ़ाए थे। कहाँ? नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कार्बोनेली का स्थापना कब हुआ? 1810 में हुआ था। कार्बोनेली क्या था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। पढ़ाए थे। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसी का सदस्य बना था मेजनी। क्या बना था? मेजनी। यंग इटली का स्थापना किसने किया? 12 पढ़ाए। मेजनी किया था। यंग इटली का स्थापना कब हुआ? 1831 में हुआ था। यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1834 में हुआ था। पढ़ाए थे। और फ्रेंडली इटली का स्थापना कब हुआ? 1851 में हुआ था। तीनों का स्थापना कौन किया? मेजनी किया। और जब बोल रहे हैं बार बार सुनते रहना, तब याद होगा। ऐसा कुछ नहीं याद होगा। ठीक है ना। पढ़ा भी दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए। ठीक है ना। और कोई पूछे बता दो। लाल कुर्ती का टुकड़ी का गठन किसने किया? लाल कुर्ती। पढ़ाए थे। लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबाल्डी किया था। गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था। ठीक है। लास्ट में किसान की ज़िंदगी जीने लगा। बताया थे। दक्षिणी इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। नहीं पढ़ाए थे। सब सुनते रहना है तो याद होगा। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़ा? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क 3 युद्ध लड़ा था। नहीं लड़ा था? एक लड़ा था किससे? डेनमार्क से लड़ा था। एक लड़ा था किससे? ऑस्ट्रिया से लड़ा था। एक लड़ा था किससे? फ्रांस से लड़ा। 16 नंबर क्या है? रक्त और लोह का नीति। रक्त और लोह का नीति किसने अपनाया था? पढ़े कि रक्त एवं लोह का नीति अपनाया था बिस्मार्क। किसने अपनाया था? बिस्मार्क। और एग्जाम कहकर हम ले जाएगा कि इधर इधर तो पहले किताब क्या नहीं खोल ले, जहाँ पढ़ा रहे हैं। कौन दूसरा किताब? वो किताब क्या नहीं लेकर आया? मारेंगे दोनों, बेहोश हो जाएगा। बोले थे कल बोलिए भूगोल हिस्ट्री दोनों लेते आना। चल यहाँ ध्यान दे। क्या रक्त और लोह का नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। ठीक है ना। चलो अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क 3 युद्ध लड़ा था। पढ़ाए थे ना। पहले डेनमार्क को पराजित किया, फिर ऑस्ट्रिया को पराजित किया, फिर फ्रांस को पराजित किया। और फ्रांस का पराजित हुआ सरान के युद्ध में हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। फिर फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण हो गया है। कितना बार तुम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो। हम बार बार एक ही चीज़ खेलें, सर बताने चल जाते हैं। सर तो कितने दिले हैं, लेकिन बार बार बोलने के याद हो। ठीक है ना। अगला, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण हुआ था? ये पढ़ाए थे। फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी के एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। चलो हो गया। आप पहुँचो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। शुरू में ही आ जाओ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बोल अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब जो है ना, अति लघु उत्तरीय मतलब क्या था? अति मतलब बहुत छोटा में जवाब देना है, एक शब्द में या एक वाक्य में। अति लघु मतलब क्या होता है? लघु उत्तरीय लघु से भी छोटा, यानी अति लघु। अति लघु, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है। यानी बहुत शॉर्ट हम देना है, एक शब्द में दो या एक वाक्य में दो, उससे बड़ा ना होना चाहिए। ठीक है ना। तो बोल रहा अर्नेस्ट रेनन ने, अर्नेस्ट रेनन के बारे में क्या बताते? फ्रांसीसी दार्शनिक था। बताए थे। तो बोल रहा अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? तो बताए थे अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को एक नया रूप में परिभाषित किया था। बताए थे ना। तो लिखना अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी एवं व्यापक एकता है। बड़ी एवं व्यापक एकता है। बस इतने लिखना है, क्योंकि ये अति लघु है। क्या है?
यानी एक वाक्य में लिखना है या एक शब्द में लिखना है, ठीक है ना। तो अर्नेस्ट लेनिन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी एवं व्यापक एकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई? तो हजार बार पढ़ा है, बुर्बो राजवंश। क्या हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया राजधानी वियना क्या है। तो बोरा वियना कांग्रेस के बाद किस राजवंश का स्थापना हुआ था? बुर्बो। किसका स्थापना हुआ था? बुर्बो का स्थापना हुआ था। और रूई 18वां गद्दी पर बैठा था। रूई 18वां तो ठीक था, लेकिन आएगा 4 सदस्य में फिर पगलवा आएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मन लाइन संघ की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है ना। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताए किए थे, जर्मन लाइन संघ की स्थापना वही किया था। सिसलेपाइन और ट्रांसपेडन संघ की स्थापना इटली में नेपोलियन बोनापार्ट ही किया था, बताए थे ना। नेपोलियन संहिता किसकी देने? तो नेपोलियन बोनापार्ट के बताए किए थे। ये सब हम बार बार इसलिए बोले कि याद हो, क्वेश्चन मत एक ही आंसर का, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो ये बताना भूल गए। तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। या इसी को बोलेंगे इंग्लैंड। क्या बोलेंगे? इंग्लैंड, ठीक है ना। तो जैसे भारत बोलते हैं, भारत बोलते हैं, या इंडिया बोलते हैं, या हिंदुस्तान बोलते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है तो बाद में समझना। तो क्या बोलेंगे? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में एक आंदोलन और हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति। क्या हुआ था? पूछा गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? ये भी ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। लेकिन पूछा ना, लेकिन तुम लोग को बता दें कि तुम लोग को याद रहना चाहिए। अगला 1832 का क्या बोल रहा है? 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया था? ये भी इंग्लैंड। क्या होगा? यानी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, उसके बाद हुआ था 1832 का है ना। इसमें मतलब और अधिकार, जनता जो है और अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, और अधिकार प्राप्त करने के लिए ये वाला आंदोलन किया था, जिसमें संसदीय सुधार अधिनियम हुआ था 1832। कहाँ पर? तो बोलना इंग्लैंड। क्या बोलना है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? तो लिखो ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। बस हो गया। अगला बोल रहा है क्या यूरोपीय इतिहास में वो क्यों विख्यात है? तो लिखना है यूरोपीय इतिहास में वह निरंकुश शासक के रूप में विख्यात थे। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। तो लिखना है यूरोपीय इतिहास में वो निरंकुश शासक के लिए विख्यात थे, ठीक है ना। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि क्यों बुलाई गई? तो लिखना है फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी के एकीकरण के लिए बुलाई गई। और सीखने के एकीकरण के लिए बुलाई गई। अब बोल रहा है इसका क्या परिणाम हुआ था? इसके तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। क्या लिखना है? पहले बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि क्यों बुलाई गई? तो लिखना है फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी के एकीकरण के लिए बुलाई गई, ठीक है ना। और बोल रहा है क्या, यहाँ डाल दे, बोल रहा है कि इसका क्या परिणाम हुआ था? इसके तहत जर्मनी का एकीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो है पगली। इसी तरह तुम लोग बनाए थे, न बनाए तो फिर से बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ तक तो तू मिलान उलान कर लो, इसका आंसर बाद देखिए चलाता था, ठीक है ना। आंसर बाद देखना, जो पढ़ाएं पहले उस पर ध्यान दे, याद होना चाहिए अपने। आंसर बाद कितना देखेगा। बोरा इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण में मेजनी क्या भूमिका थी? लिखना है कि इटली के एकीकरण में, ज़्यादा बनाना लिखना है, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम भूमिका था। क्या था? वो करेगा ना, अति लघुत्तरीय प्रश्न में नहीं आएगा लघुत्तरीय किसमें आएगा? लघुत्तरीय में आएगा। अति लघुत्तरीय में प्रश्न में थोड़े पूछेगा, ठीक है ना। तो हम लघुत्तरीय के लिए इसका आंसर बता रहे हैं। लघुत्तरीय के लिए, किसके लिए बता रहे हैं? लघुत्तरीय के लिए बता रहे हैं। तो पूछेगा इटली के एकीकरण में मेजनी क्या भूमिका थी? लिखना है इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम भूमिका थी। मेजनी का अहम या महत्वपूर्ण भूमिका थी। महत्वपूर्ण भूमिका था। फिर लिखना है क्या? फिर लिखना है कि मेजनी एक साहित्यकार, दार्शनिक के साथ साथ योग्य सेनापति भी थे। बताए थे ना, साहित्यकार, दार्शनिक, देशभक्त के साथ साथ एक योग्य सेनापति थे, एक योग्य सेनापति भी थे, ठीक है ना। मेजनी इटली के एकीकरण करने के लिए गुप्त, हाँ लघुत्तरीय के लिए आंसर बता रहा है, ठीक है ना। गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना। गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना और फिर आगे चलकर इटली के एकीकरण करने के लिए, ठीक है ना, यंग इटली, यंग यूरोप एवं फ्रेंडली इटली नामक संस्था का स्थापना भी किया, ठीक है ना। इस प्रकार इटली के एकीकरण का अग्रदूत, इटली का एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न के लिए बताते, लघुत्तरीय ने बताया, लघुत्तरीय में आएगा। क्या आएगा? लघुत्तरीय में, ठीक है ना।
चलो अगला देखो, उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान के भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो पढ़े हुए थे तुम लोग को कि जब 1789 ईस्वी की क्रांति हुआ था, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ठीक है। तो उसमें उसी के बारे में बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान के भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। लघु उत्तरीय प्रश्न है, समझ आ रहा है, यानी इसका जवाब देना कितना लाइन में, 3, 4 या 5, 3 लाइन भी हो सकता है, 4 लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन भी हो सकता है, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ठीक है। ज़्यादा बोले तो 50 शब्द में दे सकता है, कितना शब्द में, 50 शब्द या 300 रहेगा तो चलेगा, ठीक है, 30 शब्द भी चलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान के भाव बढ़ाने के लिए निम्नलिखित, क्या लिखना है, बोल रहा भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो लिखना है निम्नलिखित कार्य किया, निम्नलिखित कार्य किया। पहला क्या था, समानता शुद्धता हो तो नारा है। पहले क्या था, तो पहले किया था क्या, तो किया था, यहाँ ध्यान दो, बोलना है कि पितृ क्या बताए थे, ठीक है ना, पितृभूमि क्या बताए थे, पितृभूमि। जर्मनी को क्या कहने लगा, जर्मनी को पितृभूमि का दर्जा दिया, पितृभूमि का दर्जा दिया था। पढ़ाए थे तुम लोग को यार का पितृभूमि का दर्जा दिया था। फिर बोला था हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ मतलब जर्मनी का, यहाँ के ये ना कि हम छोटा यहाँ के हम लोग, ऐसा ना कि जर्मनी बताए थे कि वो फ्रांस, जर्मनी नहीं, फ्रांस पहले छोटा भाग में टूटल था, तो छोटा राज्य का ना है, बोला हम पूरा फ्रांस के नागरिक है। हम लोग पूरा भारत को बोलते हैं, बिहार के नहीं बोलते हैं, बिहारी नहीं बोलते हैं, पूरा भारत मेरा है, ठीक है ना। यानी क्या होता है, यहाँ के हम लोग नागरिक हैं, क्या बोला था, यहाँ के हम लोग नागरिक है, क्या है, नागरिक है। फिर क्या बोला था, फिर अपना तिरंगा तैयार किया था, पढ़ाए थे, अपना पहचान के लिए तिरंगा, ठीक है ना, तिरंगा बनवाया था, क्या कहता है, तिरंगा तैयार किया था, तिरंगा तैयार किया था। फिर पढ़ाए थे क्या, फिर पढ़ाए थे अपना भाषा, पढ़ाए थे अपना राष्ट्रभाषा को बना दिया, क्या बना दिया, तो बना दिया फ्रेंच भाषा, क्या बनाया है, फ्रेंच भाषा को बनाया। फिर बताए थे क्या, फिर बताए थे कि तुम लोग को जो माप तोल के प्रणाली जो था, मतलब जो थी आयात निर्यात शुल्क को ख़त्म किया था, क्या बताया था, आयात निर्यात शुल्क, यानी पूरा हम लोग का जब देश है तो देश में आयात देंगे, टैक्स देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो बोला आयात निर्यात शुल्क को ख़त्म करो, यानी जो एक राज्य से दूसरा राज्य में जाएंगे तो क्या आयात निर्यात देंगे। तो बोला था आयात निर्यात शुल्क खत्म, आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया। और बोल सकता है, और ऊपर में बोलेंगे तो बोल सकता है कि, और क्या बोला था, स्वतंत्रता, ठीक है ना, समानता एवं बंधुता, ठीक है ना, बंधुता की भावना को अपनाया, तो ये सब लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। पढ़ाए थे तुम लोग कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन के बहुत अहम भूमिका थी, पढ़ाए थे ना, क्योंकि राष्ट्रवाद के इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के पहली बार दरवाजा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के दरवाज़ा कौन खोल दिया था, यानी आपकी मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो सकता है, इसका दरवाज़ा कौन खोला, नेपोलियन कौन खोला था। तो यहाँ बोल रहा है क्या है, क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। लिखना है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की अहम भूमिका थी। उसने पहले फ्रांस में आकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया, कहाँ, फ्रांस में आकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया, और एक नेपोलियन संहिता, एक कानून नेपोलियन संहिता को लागू किया, और फिर फ्रांस से आगे बढ़कर आसपास के देश जैसे जर्मनी एवं इटली को भी सैनिक सहायता के द्वारा एकीकरण करने का प्रयास किया। इस प्रकार नेपोलियन जाने अनजाने में क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि नेपोलियन जाने अनजाने में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण कर दिया था, मतलब करने दिया था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को खोल दिया। इस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की अहम भूमिका था, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट अगर बोले तो फिर देखो इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा 1 नंबर ला, ठीक है ना। अगला क्या है, वियना कांग्रेस के क्या उपलब्धियाँ थे, पढ़े किए थे। वियना कांग्रेस के क्या उपलब्धियाँ था, तो वियना कांग्रेस का उपलब्धियाँ था कि लिखना है कि वियना कांग्रेस का निम्नलिखित उपलब्धियाँ
थी। पहला क्या कहता था, वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा, वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा, ठीक है ना, फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की सत्ता स्थापना कर दिया गया, बुर्बो राजवंश की सत्ता स्थापना कर दिया गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा जो है लोम्बार्डी और वेनेसिया, पढ़ाए थे तुम लोग को, इटली में दो गो क्षेत्र है, यहाँ पर लोम्बार्डी है, यहाँ वेनेसिया है, पढ़ाए थे। तो लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया खुल अधिकार कर लिया, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया को अधिकार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बताए थे यहाँ रोम था, क्या था, रोम, तो बताए थे रोम पर फ्रांस को रोम पर जो है किसको अधिकार दिया, फ्रांस को, किसको दिया था, फ्रांस को दिया था, पढ़ाए थे ना, वही बोल रहा है। तो रोम पर किसका, इटली में एगो जगह है रोम, क्या है, उस पर अधिकार किसको दिया, फ्रांस को दे दिया, क्या दे दिया था, फ्रांस को दे दिया था, ठीक है ना। तो यही लिखना है, 2-3 बात लिखना है कि बोरा वियना कांग्रेस से क्या अपलोड दिया था, तो यही 3 बात बताए थे। पहले सबसे जो मेन है वो जो लिखना जरूरी है, सबसे मेन क्या बताए थे, सबसे मेन बताए थे क्या कि वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा ही फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की सत्ता का स्थापना किया गया, ये मैंने क्या लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्या, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करो। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या था और फिर परिणाम क्या हुआ, तो लिखना यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। देखो बताए थे तुम लोग को कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्या बोल रहे थे, यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं हम, किसको कहते हैं, यूनान को, कैसे कहते हैं, यूनान के, ठीक है ना। तो बोला यूरोपीय सभ्यता का यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, तो लिखना है कि यूनान का इतिहास काफ़ी व्यापक है, काफ़ी व्यापक है। यहीं से साहित्यकार, दार्शनिक, क्या बोल रहे हैं, साहित्यकार, दार्शनिक, विचारक, कलाकार आदि का उद्भव हुआ, ठीक है ना। और जब तुर्की, क्या बोले, जब तुर्की कमज़ोर पड़ने लगा, तब उसी समय यूनान के लोग फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर क्रांति कर दिया, ठीक है ना। और इस प्रकार बोल रहा, फिर परिणाम, क्या बोल रहा है, परिणाम। इस प्रकार फिर आगे चल कर 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि के द्वारा तुर्की का पराजय हुआ और यूनान का क्या हुआ, यूनान स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो परिणाम यही रहा। अगला बोला, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका, प्रकार डालने तो बताइए कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी क्या भूमिका है, तो लिखना है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका है या अहम भूमिका, ठीक है ना, है ना, था, ठीक है ना, क्या था, क्या लिखना है कि इटली के एकीकरण, दक्षिणी इटली के एकीकरण का बताया था कि इटली में कहाँ, दक्षिणी इटली में क्या था, सिसिली, क्या था, और वो था नेपल्स, क्या था, नेपल्स। तो लिखना है दक्षिणी इटली के एकीकरण का श्रेय गैरिबाल्डी को दिया जाता है, क्योंकि गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और साथ ही साथ तलवार के बल पर दक्षिणी इटली का एकीकरण किया था और पुनः दक्षिणी इटली को एकीकरण कर विक्टर इमैनुअल को शासक सौंप दिया और अपने खुद एक साधारण किसान की ज़िंदगी जीने लगा। इस प्रकार गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका था। हो गया। अगला बोला क्या, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ, कौन सी नीति अपनाए, तो सिंपल बोलना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। अरे यही ना होगा, क्या अपनाया, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाया था। अब बोला से क्या परिणाम हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ था, इसके तहत जर्मनी का फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। बस इतने लिखना है। देखो उत्तरीय प्रश्न में देखो जो मेन है वो बताएंगे। मेन है यहाँ पर अथी वाला 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर मेन है, ठीक है ना। बोल रहा है क्या, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें, ठीक है ना। तो और बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में विवरण करें, जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ और इटली के एकीकरण कितना चरण में हुआ बताना है। तो बताया था तुम लोग, क्या बताया था, इटली के एकीकरण 3 चरणों में हुआ। कितना चरण में हुआ, 3 चरण में पढ़ाए थे तुम लोग को, 3 चरणों में हुआ। अगर इटली का हम बनाए यहाँ पर ऐसा तुम लोग बताए थे कि इस प्रकार यहाँ पर है, ऐसे बना दे तो यहाँ पर क्या है, साल्डिनिया, क्या है, साल्डिनिया है, क्या है, और यहाँ पर है लोम्बार्डी, क्या है, लोम, और यहाँ है वेनेसिया, क्या है, वेनेसिया है, और यहाँ पर है क्या,
यहाँ है परमा, मोडेना पढ़ाए थे तुम लोग को याद कर। टस्कनी क्या है, टस्कनी है। यहाँ पर ये है सिसिली क्या है, ठीक है ना, सिसिली है। इधर है नेपल्स है, तो दक्षिण में है, कहाँ है, दक्षिण में है, पढ़ाए थे। और बीच में क्या है, रोम, क्या है, रोम पढ़ाए थे। बीच में क्या है, रोम है। और रोम पर देखा किसका है, फ्रांस का, किसका है। तो लिखना है कि बोल रहा है यहाँ पे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया थी। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें, विभिन्न चरणों को। तो लिखना है कि इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित 4 व्यक्तियों का अहम योगदान था। निम्नलिखित 4 व्यक्तियों का अहम योगदान था। पहला किसका, मैजनी का। दूसरा कौन, काउंट काबुल। तीसरा कौन, गैरीबाल्डी। और चौथा कौन, विक्टर इमैनुअल, जो साल्डिनिया का राजा था, साल्डिनिया के सम्राट था। 4 व्यक्तियों का अहम योगदान है, ठीक है ना। अब बोला कितना चरण में इसका एकीकरण हुआ। तो लिखना है इटली का एकीकरण निम्नलिखित 3 चरणों में हुआ। निम्नलिखित 3 चरणों में हुआ। पहले चरण के तहत, पहले चरण के तहत काउंट काबुल। पहले चरण के लिखना है पहला चरण, यहाँ क्या लिखना है, पहला चरण लिखना है, ठीक है ना, पहला चरण। और यहाँ लिखना है पहला चरण के तहत काउंट काबुल, काउंट काबुल फ्रांस से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर। ऑस्ट्रिया यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था, इस पर भी था और इस पर भी था। दोनों पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। और रोम पर किसका अधिकार था, फ्रांस का। किसका था, फ्रांस का था, ठीक है ना। और इधर पर भी छोटा मोटा राजा था, ठीक है, जो बोल रहा था कि हम अपने शासन चलाएंगे, इटली में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो बोलना है क्या, पहला चरण के तहत काउंट काबुल फ्रांस से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर और लोम्बार्डी को इटली में मिला लिया। इटली में यानी इटली बोले तो साल्डिनिया मिला लिया, क्योंकि इसी के तहत नहीं करेगा एकीकरण, करेगा ना, मिला लिया। और साथ ही साथ परमा मोडेना टस्कनी में जनमत करा के, जनमत मतलब समझ रहा है, मतलब जनता के वोटिंग करवाया कि तुम किधर मिलना चाहता है। इटली को एक करना चाहता है कि जो तुम्हारा छोटा मोटा जो राजा उसी के अंदर रहना चाहता है। तो बोला ना, इटली को हम एक करना चाहते हैं, यानी जनमत संग्रह के लिखना है। साथ ही साथ परमा मोडेना टस्कनी में जनमत संग्रह करवा कर इसे इटली में मिला लिया गया, ठीक है, इटली में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ। फिर लिखना है दूसरा चरण, क्या लिखना है, दूसरा चरण। तो दूसरा चरण कौन करेगा, दूसरा चरण करेगा गैरीबाल्डी। क्या करेगा, तो लिखना है दूसरा चरण। तो लिखना है दूसरे चरण के तहत गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली सिसिली एवं नेपल्स को वहाँ के जनता को अपने साथ कर। जनता क्या है, जनता भी वहाँ से आ रहा था कि हम यहाँ के राजा से आज़ादी मिले, हम लोग स्वतंत्र हो, ठीक है ना। तो लिखना है कि दूसरी चरण के तहत गैरीबाल्डी वहाँ के जनता को अपने साथ कर लाल कुर्ती का गठन कर, लाल कुर्ती नामक सेना के गठन कर, ठीक है ना। एवं तलवार के बल पर दक्षिणी इटली का एकीकरण कर देता है और इसे विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। अब लिखना है तीसरा चरण, क्या लिखना है, तीसरा चरण में क्या लिखना है। तीसरा चरण में क्या बचा, तो एक ही बच गया। देखो अभी वेनेसिया बच गया, लोम्बार्डी तो मिला लिया था, कौन, विक्टर इमैनुअल मिला लिया था। एक ठो वेनेसिया बच गया, एक ठो वो क्या बचा, रोम। क्या बचा, रोम पर फ्रांस का कब्जा। किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है। अब बताओ अब क्या हुआ था, यहाँ पर देखो काउंट काबुल का मृत्यु हो गया और गैरीबाल्डी भी संन्यास ले लिया था। बताया था ना, किसान की ज़िंदगी जीने लगा था। तो अभी दोनों संन्यास हो गए, तो अब क्या करेगा, अब बचा हुआ जो काम है वो करेगा कौन, तो करेगा विक्टर इमैनुअल। कौन करेगा, जो कहाँ का राजा है, तो जो राजा है कहाँ के, साल्डिनिया का, कहाँ के। लेकिन धीरे धीरे साल्डिनिया में सबको मिला के एक विशाल इटली का जन्म कर रहा है, एकीकरण कर रहा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि अब तीसरे चरण के तहत इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ होगा। पढ़ा था तुम लोग को, जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ होगा जब परसा, क्या लिखना है, जब परसा एवं 1866 ईस्वी में सेडोवा के युद्ध में, बताते ना, जब 1866 ईस्वी में सेडोवा के युद्ध में परसा एवं ऑस्ट्रिया लड़ रहा था, तो ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। इसी का फ़ायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल इसको छीन लिया। वेनेसिया को बोला था हारिए गया तो आप कुछ कर नहीं पाएगा, तो वेनेसिया पर अधिकार कर लिया। फिर 1870 ईस्वी में
सेडान के युद्ध के फलस्वरूप, सेडान के युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस के पराजय होने पर, फ्रांस के या फ्रांस के युद्ध में शामिल होने पर, फ्रांस के युद्ध में शामिल होने पर फ्रांस का जो है अपना सेना रोम से बुला लिया था। क्या कहता है? अपना सेना को युद्ध में लड़ने के लिए अपना सेना को रोम से बुला लिया था। इसी का फायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल रोम पर भी अधिकार कर लिया, रोम पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण होता है और वहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल बन जाता है। समझ तो क्या? इसे पूरा पढ़ा देते हैं, उसी को अब लिख क्या है अगला बोल रहा है क्या, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण लिखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो संक्षिप्त यानी पूरा बताना है कि कैसे कैसे जर्मनी के एकीकरण हुआ, ठीक है ना। तो लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण, क्या लिखना है? जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के फलस्वरूप हुआ। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के कूटनीति तो समझ रहा है, दिमाग कितना सोच रहा है, कितना दिमाग लगा रहा है कि कैसे से इसको एकीकरण करना है, ठीक है ना। बुद्धि दिमाग वहाँ लगा के एक दूसरे के दोस्ती करके फिर उससे लड़ना है, ठीक है ना। तो लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के कूटनीति के फलस्वरूप हुआ। और फिर बोल रहा है क्या कि एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन लिखो। तो लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने, लिखना है जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने जर्मनी का शक्तिशाली राज्य पर्सा का सहायता लिया। कैसा सहायता लिया? पर्सा का सहायता लिया, ठीक है ना। तो सिंपल लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण का, देखो शुरू से हम फिर बोल रहे हैं, क्या लिखना है? लिखना है जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के कूटनीति के फलस्वरूप हुआ था। बिस्मार्क जानता था कि अगर जर्मनी के एकीकरण करना है तो हमें पर्सा के सहायता लेना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा नंबर हमें युद्ध, क्या बोल रहे हैं, हमें रक्त एवं लौह की नीति अपनाना पड़ेगा, यानी रक्त भी बहाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी युद्ध करना पड़ेगा, यानी रक्त एवं लौह की नीति अपनाना पड़ेगा। और तीसरा नंबर पर्सा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। पर्सा क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब तक पर्सा शक्तिशाली नहीं बनेगा तब तक वो हार जाएगा। तो पर्सा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इसके लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। कितना युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध क्या लिखना है? पहला युद्ध लिखना है। पहला युद्ध पर्सा एवं डेनमार्क के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? पहला युद्ध पर्सा एवं डेनमार्क के बीच हुआ, जिसमें ठीक है ना, जिसमें यहाँ डालो, पहला युद्ध पर्सा एवं डेनमार्क के बीच हुआ। और यहाँ पर्सा के साथ कौन दिया? ऑस्ट्रिया। कौन दिया था? बताया था ना, ऑस्ट्रिया दोस्ती कर लिया। और ऑस्ट्रिया एवं पर्सा मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है ना। और फिर दूसरा युद्ध जिसे सेडेवा के युद्ध कहा जाता है, सेडेवा का युद्ध कहा जाता है, 1866 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पर्सा जो है, यानी बिस्मार्क जो है, फ्रांस से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया को पराजित करता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर। और फिर ऑस्ट्रिया को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण करता है। फिर तीसरा युद्ध, अब पर्सा क्या हो गया? पर्सा खुद शक्तिशाली हो गया ना। तो अब तीसरा युद्ध सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में पर्सा एवं फ्रांस के बीच होता है, जिसमें फ्रांस का पराजय होता है। फ्रांस का क्या होता है? पराजय होता है। और इसी युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण होता है। और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का फ्रांस एवं पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में होता है। और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है और वहाँ के शासक विलियम प्रथम बनता है। समझ में आ गया? तो यही तो तुम लोग बताया था, जो कहानी वही बोलना है। समझ गए? तो पूरा हुआ खत्म। ये दोनों मेन था, इसलिए बता रहे हैं। 4 और 5 बता दिए मेन था। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। अरे ऑस्ट्रिया ने देखा इटली में भी दिक्कत कर रहा है और जर्मनी में भी दिक्कत कर रहा है, नहीं कर रहा है? इटली में भी यहाँ पर अधिकार कर रहा है, लोम्बार्डी वेनेसिया पर, और जर्मनी में भी दिक्कत कर रहा है। तो उसको भी हराना पड़ा सेडेवा के युद्ध में। तो बोलना ऑस्ट्रिया, क्या बोलना? तो ये पूरा बता दिए तुम लोग को। ऑब्जेक्टिव बता दिए, फिर लिखते स्थान भरो बता दिए, सही गलत बता दिए, सारणी पधारी प्रश्न बता दिए हैं, मिलान करो बताया, तिलवतरीय लघुत्तरीय द्विउत्तरीय सब बता दिए, पीछे वाला भी बता दिए, ठीक है ना। तो चलो खत्म हो गया है तुम लोग। और जो पहले नहीं पढ़ा चैप्टर पहले पढ़ लेना, तब अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। ऐसे पता चलेगा, मंत्र पढ़ेंगे तो स्वाहा करते जाना, ठीक है ना। चलो इसको मिटा।